नमस्कार, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज और मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज की प्राइम टाइम खबरों में। इस वक्त की बड़ी खबरों पर। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली लगने से मौत हो गई है। नारा शहर में उन पर एक शख्स ने गोली चला दी थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। शिंजो आबे पर जब यह हमला हुआ तब वो एक छोटी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान शुक्रवार को गोली मारे जाने के बाद निधन हो गया। सरकारी प्रसारणकर्ता एनएचके ने ये जानकारी दी है। आबे को पश्चिमी जापान के नारा में शुक्रवार को भाषण शुरू करने के कुछ मिनटों बाद ही एक हमलावर ने उन्हें पीछे से गोलियां मार दी थी। इसके बाद शिंजो को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उन्हें गोली लगने के बाद हार्ट अटैक भी पड़ा था। जैसे ही उन पर हमला हुआ, सिक्योरिटी फोर्स अलर्ट हो गई। उन्होंने हमलावरों को मौके से ही पकड़ लिया। 41 साल के इस हमलावर का नाम तेत्सुया यामागामी बताया जा रहा है। आबे पर उनसे एक हेडमैन गन से हमला किया गया था। बता दें कि आबे पहली बार 1993 में जापान की संसद के लिए चुने गए थे और 2005 में वो कैबिनेट सदस्य बने। इस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जिनिचिरो कोइजुमो ने उन्हें मुख्य कैबिनेट सचिव नियुक्त किया था। वे 2006 में जापान के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन पर गहरा शोक जताते हुए भारत में कल एक दिन का राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट के जरिए ये बात कही। पीएम मोदी ने मित्र शिंजो आबे के साथ हालिया मुलाकात की तस्वीर भी ट्विटर पर साझा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन पर गहरा शोक जताया और कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन जापान और दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने में समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री आबे के प्रति गहरे सम्मान के प्रतीक के तौर पर 9 जुलाई को एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखे जाने की घोषणा की है। आबे के सम्मान में 9 जुलाई को सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और सरकारी समारोह का आयोजन नहीं होगा। मोदी के पूर्व पीएम शिंजो आबे बहुत करीबी मित्र थे। उन्होंने प्रधानमंत्री पर रहते हुए मोदी के साथ उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी का भ्रमण किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा, मेरे प्रिय मित्रों में शुमार शिंजो आबे के दुखद निधन से मैं हैरान और दुखी हूँ और इसे व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। वही एक शीर्ष वैश्विक राजनेता, एक उत्कृष्ट नेता और एक अद्भुत प्रशंसक थे। उन्होंने जापान और विश्व को एक बेहतर स्थान बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने मित्र शिंजो आबे के साथ हालिया मुलाकात की तस्वीर भी ट्विटर पर साझा की है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या पर दुख जताया है और भारत जापान संबंधों को मजबूती देने में उनके योगदान को याद किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन से दुखी हूं। भारत और जापान के बीच राजनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाने में उनकी भूमिका सराहनीय थी। वो हिंदू प्रशांत क्षेत्र में अपने पीछे एक मजबूत विरासत छोड़ गए हैं। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और जापान की जनता के साथ है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल सहित राज्यसभा के लिए निर्वाचित 27 सदस्यों ने शुक्रवार को उच्च सदन की सदस्यता की शपथ ली है। सांसद के रूप में अपना कामकाज आरंभ करने से पहले इन सदस्यों ने राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू की मौजूदगी में राज्यसभा के कक्ष में संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली। शपथ लेने वाले 27 सदस्य 10 राज्यों से हैं और उन्होंने 9 भाषाओं में शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद कुछ नेताओं और सदन के सदस्यों से संवाद के दौरान नायडू ने स्पष्ट किया कि निर्वाचित सदस्यों में से जिन्होंने शपथ नहीं ली है वो भी 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकते हैं। इससे जुड़े सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए नायडू ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में जीतने वालों की अधिसूचना जारी होने की तारीख से उम्मीदवारों को सदन की सदस्य मान लिया जाता है और शपथ ग्रहण सदन की कार्यवाही और समितियों की बैठकों में हिस्सा लेने से पहले अनिवार्य है। बता दें कि कुल निर्वाचित 57 सदस्यों में 14 सदस्य ऐसे हैं जिनकी फिर से राज्यसभा में वापसी हुई है। महाराष्ट्र के शिवसेना अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने के बाद पहली बार शुक्रवार को पत्रकारों के सामने आए। इस वक्त उन्होंने एकनाथ शिंदे गुट पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने ये साफ कर दिया कि कोई भी धनुष बाण के चिन्ह को शिवसेना से नहीं ले सकता।
शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे मुश्किल वक्त में बदलते नजर आ रहे हैं। एकनाथ शिंदे गुट की बगावत से लेकर इस्तीफे तक उन्होंने जनता को फेसबुक लाइव के जरिए ही संबोधित किया था। उन्होंने कभी मीडिया से सीधे तौर पर बात नहीं की और ना ही कभी सवाल जवाब के सेशन में आए। लेकिन आज उन्होंने अपने पैतृक आवास मातोश्री मीडिया को बुलाया और इस दौरान उन्होंने शिवसेना में पैदा हुए संकट को लेकर बात की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो जल्द सांसदों के साथ बैठक करेंगे और आगे की रणनीति को भी स्पष्ट करेंगे। उद्धव ठाकरे ने पार्टी के नेताओं का साथ देने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब पार्टी ने इस तरह की बगावत का सामना किया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि विधायक आते हैं और जाते हैं, लेकिन पार्टी का वजूद खत्म नहीं होता है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि धनुष बाण के चिन्ह को लेकर कोई संदेह नहीं है, ये शिवसेना का है और हमेशा रहेगा। हालांकि इस पर फैसला भारत निर्वाचन आयोग लेगा। फिलहाल ये मामला आयोग के सामने नहीं पहुंचा है। एक तरफ आदित्य ठाकरे ने निष्ठा यात्रा शुरू कर दी है, तो वहीं उद्धव ठाकरे के प्रेस वार्ता करने के फैसले ने भी बदलाव के संकेत दिए हैं। उत्तराखंड के रामनगर में एक हादसे में 9 लोगों की दुखदाई मौत हो गई है। इस घटना को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि उत्तराखंड के रामनगर में एक बड़े हादसे की खबर मिली। पंजाब से गए पर्यटकों की गाड़ी नदी में गिरने से 9 पंजाबियों की दुखद मौत की खबर मिली और एक लड़की जख्मी हो गई है। मैं परमात्मा के आगे जान गंवाने वालों और आत्मिक शांति और जख्मी हुई लड़की के जल्द सुकुशल होने की प्रार्थना करता हूँ। बता दें कि आज सुबह पंजाब से आए पर्यटकों की कार कॉर्बेट पार्क से सटे डेला बरसाती नाले में बह गई। पानी का बहाव अधिक होने के चलते कार काफी दूर तक बह गई, जिससे कार में सवार 9 लोगों की मौत हो गई है और एक लड़की घायल हो गई है। लखनऊ में सेंटिनियल इंटर कॉलेज में शुक्रवार को हंगामे और जद्दोजहद के बाद आखिरकार स्टूडेंट्स और टीचर्स को प्रवेश मिल गया है। डीएम के आदेश के बावजूद सेंटिनियल इंटर कॉलेज पर कब्जा करने वाले निजी स्कूल के लोग शिक्षकों और स्टूडेंट्स को प्रवेश देने के लिए तैयार नहीं थे। अफसरों की मौजूदगी में कड़ी मशक्कत के बाद ही बच्चों को एंट्री दिलाई गई है। सेंटिनियल इंटर कॉलेज को लेकर बीते करीब 8-9 महीने से विवाद चल रहा था। गुरुवार को क्लास सड़क पर लगी तब प्रशासन जागा और अधिकारियों की नींद टूटी, जबकि स्कूल शिक्षकों का कहना है कि इस साजिश को लेकर आला अधिकारियों को पहले ही अवगत करा दिया गया था। शुक्रवार को हंगामे और जद्दोजहद के बाद आखिरकार स्टूडेंट और टीचर्स को प्रवेश मिल गया। डीएम के आदेश के बावजूद सेंटिनियल इंटर कॉलेज पर कब्जा करने वाले निजी स्कूल के लोग शिक्षकों और स्टूडेंट को प्रवेश देने के लिए तैयार नहीं थे। अफसरों की मौजूदगी में कड़ी मशक्कत के बाद ही बच्चों को एंट्री दिलाई गई। मौके पर मोर्चा संभालने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक से लेकर जिलाधिकारी तक पहुंचे। प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में प्रार्थना सभा कराई गई। फिलहाल कक्षाएं संचालित करने के लिए सेंटिनियल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल को मुख्य भवन के बीच कुछ पुराने कमरे दिए गए हैं। यहाँ पे जो है ये मैथोडिस्ट चर्च वाले हैं, इन्होंने यहाँ पे कुछ अवैध तरीके से स्कूल पे कब्जा कर रखा है और जो पुराने बच्चे स्कूल के उनको पढ़ाई करने नहीं दिया जा रहा है और ये अपने नए बच्चे यहाँ पे इन्होंने एडमिशन कर लिया है अवैध तरीके से। सेंटिनियल इंटर कॉलेज को लेकर अब यह भी बड़ा सवाल है कि बिना विभागीय लोगों की मिलीभगत के आखिर कैसे सरकारी स्कूल के परिसर में निजी स्कूल की मान्यता बेसिक शिक्षा विभाग ने दी। हालांकि एंट्री मिलने के बाद एक बार फिर से मामले की लीपापोती शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज। बिहार के समस्तीपुर में समस्तीपुर समाहरणालय से 112 नंबर युक्त आपातकालीन अनुक्रिया सहयोग प्रणाली वाले वाहनों को एसपी हृदयकांत द्वारा गुरुवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये वाहन विभिन्न आपात स्थितियों से निपटने और पीड़ित व्यक्तियों को यथाशीघ्र बेहतर आपात सेवा प्रदान करने का काम करेगा। बिहार सरकार के द्वारा समस्तीपुर जिले को ऐसे 9 वाहन प्रदान किए गए हैं। समस्तीपुर एसपी हृदयकांत के द्वारा समस्तीपुर समाहरणालय से 112 नंबर युक्त आपातकालीन अनुक्रिया सहयोग प्रणाली वाले वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। ये वाहन विभिन्न आपात स्थितियों से निपटने और पीड़ित व्यक्तियों को यथाशीघ्र बेहतर आपात सेवा प्रदान करने का काम करेगा। बिहार सरकार के द्वारा समस्तीपुर जिले को ऐसे 9 वाहन प्रदान किए गए हैं। मौके पर समस्तीपुर एसपी के द्वारा बताया गया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बुधवार को विधिवत इसकी शुरुआत की गई। समस्तीपुर में भी ये सेवा शुरू हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि आज समस्तीपुर में भी विधिवत हरी झंडी दिखाकर इन वाहनों को रवाना किया गया। आगे उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए सरकार के द्वारा अपनी महत्वाकांक्षी योजना के तहत से शुरू किया गया है।
जहां पीड़ित के द्वारा किसी भी आपात सहायता के लिए जिसमें फायर ब्रिगेड, मेडिकल सहायता अथवा पुलिस की आवश्यकता को 112 नंबर पर डायल कर प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने आगे बताया कि पहले अलग अलग आपात स्थितियों से निपटने के लिए पीड़ितों को अलग अलग नंबर डायल करने पड़ते थे, लेकिन अब ये सारी सहायता एक ही नंबर से प्राप्त की जा सकती है। आगे उन्होंने ये भी बताया कि फिलहाल टाउन थाना, मुफस्सिल थाना, मथुरापुर ओपी, मसूरी धरारी एवं दलसिंह सराय थाना क्षेत्र में ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है। बिहार से मुकेश कुमार की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज के लिए। के जो वाहन है उसकी प्रक्रिया कल पूरे राज्य भर में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू की गई है। जिले में भी कल शुरुआत हो गया था। आज यहाँ पे हमारे द्वारा उसको फिर से डिप्लॉय किया जा रहा है। डायल 112 जो है ये काफ़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है सरकार की, जिसमें जनता को एक ही नंबर 112 डायल करने पर तमाम तरह की आपातकालीन सुविधा में सरकार की तरफ से रिस्पॉन्ड किया जाएगा। हमारी गाड़ियाँ यहाँ पे तैनात रहेंगी। किसी भी तरह की इमरजेंसी हो, चाहे मेडिकल इमरजेंसी हो, पुलिस की आवश्यकता हो, फायर ब्रिगेड की आवश्यकता हो, तो पहले हमें कई नंबर डायल करने पड़ते थे, 100 नंबर, 108 नंबर। अब केवल एक ही नंबर से सारी सुविधा उपलब्ध रहेंगी। अभी वर्तमान में 5 थाना और ओपी क्षेत्र में यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। बहुत ही जल्दी इसका विस्तार पूरे जिले भर में किया जाएगा। तो अभी किन किन थानों में इसका? अभी टाउन थाना, मुफस्सिल थाना, मथुरापुर, मुसरी घरारी और दलसिंह सराय, इन 5 थाना अंतर्गत में यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कॉलर को एक ही नंबर डायल करना पड़ेगा। सीधे वो कॉल पटना में जो हम लोग का सेंटर है वहाँ पे जाएगा। वहाँ से फिर यहाँ पे जो लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल का सेंटर है वहाँ से आके डिस्पैच गाड़ी को हो जाएगा। गाड़ी वहाँ पे समयबद्ध तरीके से वहाँ पे पहुँचेगी। कितनी गाड़ियाँ उसमें जो तैनात लोग हैं वो उस समस्या का समाधान करेंगे। यदि किसी और एजेंसी की आवश्यकता होगी तो वो उनको सूचित करेंगे और समन्वय स्थापित करके काम करेंगे। कितनी गाड़ियाँ अभी मिली है जिला को? 9 गाड़ियाँ मिली है। आगे और गाड़ियाँ मिलेगी तो फिर हम लोग इसका विस्तार करते हैं। प्राइम टाइम खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज। खबरों को और भी विस्तार से देखने के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।